अच्छा, जो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन, भाई मेरे पास में एक क्यूब दे रखी, क्या दे रखी है, एक क्यूब दे रखी है, और उस क्यूब का जो साइड है वो कितना दे दिया, मान लो ए दे दिया, ठीक है ना। क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, ए है, ठीक है। और मुझे ये पूछा है कि इस क्यूब का टोटल नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब है ना। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है, इस क्यूब की साइड को ए मान रखा है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ई दैट इज इक्वल टू ई नोट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ, ई नोट आई कैप। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ई नोट, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको गिवन हो कितना है, आई कैप है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो है, लेकिन वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बताओ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इधर लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखो, कह रहा है कि इस कंप्लीट क्यूब के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, आपको ध्यान रखना हमेशा ही, जब भी आपका क्लोज सरफेस आ जाए, कैसे सरफेस आ जाए बताओ, क्लोज सरफेस आ जाए, तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जितना फ्लक्स इनवर्ड होता है, जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल के आएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। देखो, इस क्यूब के अंदर जितनी लाइंस इंटर करेंगी उतनी लाइन बाहर निकल के आ जाएंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आपको मैथमेटिकली जो है इसको करके दिखाते हैं कि ये आंसर जो है जीरो कैसे आएगा। देखो क्या करते हैं कि भाई इसके आप पर एक टोटल जो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं भाई। क्लोज सरफेस अगर आपका है तो टोटल मेरे पास में 6 एरिया है। कितने एरिया है, 6 एरिया। सभी का फ्लक्स अलग अलग निकाला जाएगा, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू अपना जो कॉमन सेंस है उसके हिसाब से देख पा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 4 फेसेज के लिए यहाँ पे जीरो होने वाला है। कैसे, देखो, जो ऊपर वाला जो फेस है, क्यूब का जो ऊपर वाला फेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ आएगा बताओ, बाहर की तरफ। मैंने आपको नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताया था कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है। तो इस वाले सरफेस के लिए एरिया तो ऊपर है, एरिया वेक्टर कहाँ पे है, ऊपर की साइड में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताओ, एक्स एक्सिस में है। तो एंगल कितना डिग्री हो गया बताओ, 90 डिग्री। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो एंगल 90 हो गया। cos 90 होते ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है ना, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एस होता है। तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा, cos 90 जीरो। सिमिलरली नीचे वाले फेस को ध्यान से देखो, नीचे वाले फेस के लिए नॉर्मल वेक्टर कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट है, वो तो एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा, इसलिए वो एंगल फिर 90 हो गया, तो फ्लक्स फिर से जीरो हो गया। 2 फेस का फ्लक्स कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। ऐसे ही आपके 2 फेस और लीजिए, एक तो फेस बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की साइड में आएगा, इधर की तरफ आएगा, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो फिर से एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे ही इनवर्ड वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, एक्स में होगा, और नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की साइड में, तो 90 का एंगल होगा। तो टोटल 6 में से 4 फेस का फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। कॉमन सेंस से बचे कितने, 2 फेस। एक तो हमारा ये वाला फेस बच गया, एक ये वाला फेस बच गया, आगे पीछे वाला फेस। अच्छा, इस वाले फेस का नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ था, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इस वाले फेस के लिए नॉर्मल कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और इस वाले फेस के लिए इधर बाहर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में कहाँ पे, एक्स एक्सिस में है। तो पहले इस फेस का बताओ फ्लक्स, φ1 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई, उसके बाद में ई अपना कितना दे रखा है, ई नोट दे रखा है, इनटू एरिया। एरिया कितना है इसका बताओ, ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। भाई क्यूब का साइड अगर ए है तो इस फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। और कोस ऑफ कितना डिग्री बताओ, कोस ऑफ आएगा 180 डिग्री। देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है आपका, और एरिया का नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे, इधर है, तो 180 डिग्री का हो गया। तो कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस ई नोट ए का स्क्वायर। क्लियर बात। अच्छा, अब तुम लोग क्या करो, φ2 निकालो इस वाले फेस के लिए, बाहर वाले फेस के लिए। नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे, इधर है, तो एंगल कितना डिग्री होगा बताओ, 0 डिग्री हो गया। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, ई नोट ए का स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोनों के लिए जो फ्लक्स आया वो क्या है, एक के लिए पॉजिटिव और एक के लिए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एक के लिए पॉजिटिव और एक के लिए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेट फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो कैसे आएगा बताओ, φ1 प्लस में क्या आएगा, φ2। भाई नेट फ्लक्स जो होता है वो कैसे निकलता है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर दो इसको। तो ऐड करोगे तो मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा बताओ, 0, क्योंकि दोनों फ्लक्स देखो इक्वल है, और एक क्या पॉजिटिव एक क्या नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स 0 आ गया। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली एक सीधी सी बात बता दूं कि जब भी कोई क्लोज सरफेस आपको दिखे, क्यूब दिखे, स्फीयर दिखे, आपको और भी कोई आपको कोन दे दे, सिलेंडर दे दे, उन सभी के लिए जितना फ्लक्स इनगोइंग होता है, मतलब जा रहा होता है अंदर, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल के आएगा। नेट फ्लक्स हमेशा ही 0 होता है, ये तुम्हें रट लेना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया कि आपको मैथमेटिकली भी इसकी फील आ जाए, मैथमेटिकली आप इसको समझ पाओ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों हुआ।
अगर मैं इसके जगह आपको एक स्फीयर दे दूं, एक क्या दे दूं, स्फीयर दे दूं, ठीक है ना सॉरी, उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो बताओ मुझे क्या इसका फ्लक्स जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। फ्लक्स आपका क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जितना इनवर्ड फ्लक्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस एरिया के अंदर 3 लाइंस इंटर कर रही हैं, तो निकल भी कितनी रही है? 3। तो जितना फ्लक्स इन गोइंग है उतना ही कौन है, आउट गोइंग है। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कॉमन सेंस से। ये मैंने प्रूव करके दिखाया मैथमेटिकली। अच्छा, इसमें अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई जीरो क्यों हुआ, रीजन क्या है उसका? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह सेम हो गया, वो तो चेंज हुआ नहीं। अच्छा, एरिया देखो तो एरिया भी यहाँ पे उतना ही, वहाँ भी उतना ही है, एरिया भी चेंज नहीं हुआ। एरिया तो जो है चेंज कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही वहाँ पे कर रहा है, एरिया भी सेम है। तो इसका मतलब एक चीज ऐसी है जो चेंज हो रही है, वो कौन हो सकती है? एंगल, है ना। एंगल कैसे पता लगाएंगे? देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो। किसी भी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड डलता है। तो मैंने आउटवर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और नॉर्मल मेरा ऐसे है, इसका मतलब ये एंगल जो है क्या हो गया? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे की तरफ, नॉर्मल मेरा आउटवर्ड 90 हो गया, सॉरी आउटवर्ड हो गया बाहर की तरफ। अच्छा, ये वाला जो एंगल है थीटा और इस वाले एंगल थीटा, दोनों को ध्यान से देखो। क्या दोनों एंगल में से एक एंगल 90 से बड़ा और एक एंगल 90 से छोटा दिख रहा है आपको? इसका मतलब है ये एंगल 90 से छोटा, ये एंगल 90 से बड़ा। बताओ कोस की वैल्यू 90 से बड़ा एंगल होता है तो नेगेटिव आती है कि नहीं आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और कोस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से इस वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगी। कहीं ना कहीं पे ये पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं पे ये नेगेटिव है, तो टोटल आउटगोइंग और इनगोइंग कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब है, समझने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथमेटिकली देखना है तो आप ये इलस्ट्रेशन देख लीजिए। और आपको वैसे मैंने बोली दिया कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, वो आपका कोई भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, उन सभी के लिए जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल के आएगा। नेट फ्लक्स आपको लिखना है जीरो। क्या लिखना है? जीरो। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मेरे पास स्फीयर है ये वाला, इस स्फीयर के पास यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। क्या रखा मैंने? पॉजिटिव चार्ज। कितना? प्लस क्यू। कहता है कि इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइन शो की हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? भाई नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे कैसा था? यूनिफॉर्म है। तो पता करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको बताया पहले ही कि जितनी लाइंस इंटर कर रही हैं उतनी ही लाइंस बाहर निकलनी चाहिए। तो क्या इसमें 3 लाइन इंटर कर रही है तो 3 ही लाइन क्या होंगी? बाहर जाएंगी। 3 ही लाइन इंटर कर रही है, 3 ही लाइन क्या होंगी? बाहर जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बताओ, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 3 लाइंस इंटर करी हैं तो 3 ही लाइंस कहाँ जाएंगी? बाहर चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ का जो एरिया है वो क्या है? कम है, और यहाँ का एरिया क्या है बताओ? ज्यादा है। इसका मतलब एरिया में क्या आ गया है? चेंज आ गया है। तो एरिया में चेंज आ गया तो यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का कम है। इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लक्स में क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए, ठीक है ना। फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज। कितना आएगा? आंसर आपका जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे पता करते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना। तो ये वाला एंगल मेरा 90 से छोटा आ रहा है, ये मेरा एंगल 90 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे फिर से देख पा रहे हो कि एक एंगल 90 से छोटा है तो फ्लक्स उसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, एक एंगल 90 से बड़ा है तो फ्लक्स उसकी वजह से नेगेटिव आएगा। साथ साथ में एरिया भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एंगल भी कम है, यहाँ पे एंगल ज्यादा है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपका नेट फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी क्लोज सरफेस के लिए टोटल इनगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होता है। नेट कितना होता है बताओ? जीरो होता है। आगे बात समझ में। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। आपको ये वाली बात है याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे चले क्या? अच्छा, अब हम आपको जो है एक और अच्छी बात बताते हैं। देखो ये तो हो गया किसी क्लोज सरफेस के लिए चार्ज अगर आउटसाइड रखा हो। चार्ज कहाँ रखा हो? आउटसाइड रखा हो। अगर बोल रहा है कि आपके पास में कोई क्लोज सरफेस है, क्या सरफेस है? क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए चार्ज रखा उसके इनसाइड। का रखा? इनसाइड। प्लस का क्यू चार्ज मैंने इसके सेंटर पे रख दिया। तो इसका फ्लक्स कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और ऐसे ही मैंने एक और यहाँ पे स्फीयर मान लिया है। इस वाले स्फीयर के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा एसिमेट्रिकल रखा हुआ है ना। दोनों में क्या डिफरेंस लिया है? यहाँ का जो चार्ज है
यहाँ का जो चार्ज है वो रखा हुआ है सेंटर पे, बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है एसिमेट्रिकली किसी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा अब कहता है कि इससे निकलने वाली लाइंस बनाओ, ये लाइंस ऐसे निकलेंगी आउटवर्ड, ये लाइंस ऐसे जाएंगी आउटवर्ड। इसका मतलब है ये जो लाइंस जा रही हैं इनके हिसाब से हम लोग क्या पता करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो हो नहीं रहा है, अगर चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपका एरिया जो है वो भी जीरो नहीं हो रहा है, एरिया आपका कितना आएगा 4πr² आएगा स्फीयर के लिए। लेकिन एंगल आपका देखते हैं एंगल क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल यहीं पे होगा, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री बताओ, 0 डिग्री। यहाँ पे भी कितना डिग्री बताओ, 0 डिग्री। यहाँ पे भी कितना डिग्री बताओ, 0 डिग्री। यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जीरो होने का। इस केस में फ्लक्स हमेशा ही कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर चार्ज अंदर रखा है तो, अगर चार्ज बाहर रखा है तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि जितनी लाइंस इंटर उतनी ही बाहर। यहाँ पे लाइंस केवल बाहर बाहर जा रही है, इंटर अंदर नहीं कर रही हैं। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये लाइंस कहाँ जाती, अंदर की साइड में जाती और एंगल आपका कितना हो जाता, 180 डिग्री हो जाता। तो आपका फ्लक्स कैसा आ जाता, माइनस में आ जाता, ठीक है ना। तो जीरो फ्लक्स कभी भी नहीं आएगा। अब इसमें देखिए एसिमेट्रिकल शेप में यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकल रही हैं बाहर, ऐसे बाहर निकल रही हैं, ऐसे बाहर निकल रही है। तो मैंने कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करके देखी है। इसमें पता करो भाई जिस भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया से बाहर निकल रही हैं उन सभी पॉइंट्स पे मैंने नॉर्मल जब ड्रॉ किए तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एंगल जो आ रहा है हमेशा वो एंगल जो है 0 वो आपका 90 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और आपके एरिया के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 से कम आ रहा है। अगर एंगल आपका 90 से कम होगा इसका मतलब आपका कोस 90 से कम होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। तो आपका फ्लक्स हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। चार्ज नेगेटिव होता तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती, बाकी 0 कभी भी नहीं होगा। चार्ज अगर अंदर रखा है तो 0 नहीं होगा, चार्ज अगर बाहर रखा है तो क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही बात समझ में आई। तो आगे चलिए क्या, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसके बाद में जो है हम लोग अगला जो इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं वो कौन सा लेके चल रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक क्यूब रखी, क्या रखी है, एक क्यूब रखी है। इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए मान लो, कितना मान लो, ए मान लो, ठीक है ना। इस क्यूब की जो साइड है वो ए मान लेता हूँ। इस क्यूब से सेंटर से जो ए वाली क्यूब कहाँ रखी हुई है, एल डिस्टेंस पे रखी हुई, कहाँ पे, एल डिस्टेंस पे। और ये साइड कितनी बताओ, ए है। और इस क्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है हमारा E = E0 x I कैप। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बार कांस्टेंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E = E0 I, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बार बार चेंज होता है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। चलिए देख लेते हैं। पहले क्या करता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को क्या कर देता हूं, कंसीडर कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप। लेकिन आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 4 सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए, बाहर वाले के लिए और भीतर वाले के लिए एंगल 90 हो जाता है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। मुझे केवल 2 ही सरफेस के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पहले मैं निकालता हूँ इस वाले के लिए, पहला फ्लक्स φ1 होगा। बताओ फ्लक्स के लिए इस वाले का नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, इस इधर होगा। इसके लिए कहाँ होगा, इधर होगा। इसका φ2 मान लेते हैं, दोनों का फ्लक्स सेपरेट निकालते हैं। इसका फ्लक्स बताओ क्या होगा, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताओ, E0 × x। डिस्टेंस बताओ कितनी, यहाँ पे L। भाई ये वाला जो सरफेस था, ये वाला सरफेस एरिया, ये जो सरफेस था ये इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E0 × L इंटू एरिया कितना है इसका, A²। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया, φ1 = E0 L × A²। साथ में cos ऑफ 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है बताओ, -1। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। 180 कितना होता है, कोस का -1 होता है। इतना रिजल्ट आ गया मेरे पास में, ये वाला फ्लक्स। अच्छा अब इसके लिए देखो क्या आएगा, E0 × x की वैल्यू कितनी बताओ, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अब कितना है, L+A। कितना है, L+A डिस्टेंस है। L तो ये वाला और A इसकी साइड, L+A आ गया, ये वाला सरफेस एरिया। इंटू इसका क्या आएगा, A का स्क्वायर। इसका एरिया भी कितना होगा, A²। कोस ऑफ कितना डिग्री, 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है बताओ,
1 होता है, कोस जीरो कितना होता है 1 होता है। तो मेरे पास नेट फ्लक्स दोनों की वजह से निकल के आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, तो फाई 1 प्लस में क्या आएगा फाई 2 आएगा। तो मेरे पास आएगा ई नोट एल प्लस ए इंटू एल प्लस का ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस में ई नोट एल इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा ई नोट आपका एल स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में बचेगा ई नोट ए की पावर 3। हमारे पास फ्लक्स कितना बचेगा ई नोट ए की पावर 3। तो ये वाला नेट फ्लक्स बच गया आपका। स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते, सीधा आपको स्केलर सिंपल रूल से क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये मेरा नेट फ्लक्स आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस को डील करना है। अगर आपका कोई भी आपका सरफेस जो है सेंटर से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो ये करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो आपके लिए बहुत ईजी था। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। ये तो आपकी बेसिक चीजें थी। अब हम लोग जो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक और अच्छी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको वही आपने पिछले 9 वीडियो में लगातार जो आप काम करते आ रहे हैं वही आपको इंटीग्रेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसने पूछा कि मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास में क्या है डिस्क है, और इस डिस्क से सेंटर से लेके x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है। क्या रखा है कि चार्ज रखा है। अच्छा, जो चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो चार्ज से क्या निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो इस डिस्क में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इसका टोटल फ्लक्स निकालना है ना। इसका टोटल क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है। तो मुझे पूछा गया है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, इस कंप्लीट डिस्क में से फ्लक्स निकालिए। अब देखो इलेक्ट्रिक, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो मुझे एक तो एरिया चाहिए, तो डिस्क का एरिया तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंप्लीट डिस्क के ऊपर अलग अलग है। यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ और है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था, पिछले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, स्फीयर की वजह से चार्ज यहाँ पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। और अगर आपको यूनिफॉर्म होता है तो आपका नेट फ्लक्स हमने जीरो करके दिखाया था, और यहाँ पे भी आपको जीरो करके दिखाया था। लेकिन ये वाली बॉडी है क्लोज सरफेस के लिए, यहाँ पे एक पतली सी डिस्क है, बहुत पतली सी डिस्क है, तो हम लोग उसको एज ए सरफेस ओपन ही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ किसी भी पॉइंट आर पे जाके, इसका जो रेडियस है वो कितना मान लो डिस्क का कैपिटल आर, तो मैं क्या करता हूँ इस सेंटर से आर रेडियस के ऊपर स्मॉल आर रेडियस पे जाके एक ऐसी छोटी सी रिंग काट लेता हूँ, एक छोटी सी रिंग काट लेता हूँ, और उस रिंग का ऊपर क्या करता हूँ मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के इंटू चार्ज कितना है क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितना बताओ, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला आपका आर है स्मॉल, ये वाला एक्स है, तो ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी बताओ, इस साइड में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे होता तो नीचे की साइड में जाता, यहाँ पे होता तो सीधा जाता। तो देखो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसका जो एंगल विद द नॉर्मल वेक्टर वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, इस छोटी सी जो रिंग मैंने यहाँ पे आर पे जाके डी आर की काटी है, इस रिंग का जो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, नॉर्मल होगा, इसके आगे की तरफ होगा। भाई कंप्लीट डिस्क के लिए कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। तो छोटी छोटी जो रिंग मैं काट रहा हूँ सभी के लिए इधर ही होगा। तो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो ये आएगा डी ई इज इक्वल टू, हो गया आपका। तो फ्लक्स कितना आएगा बताओ, डी ई की वैल्यू पुट कर दीजिए के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू एरिया कितना है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। बताओ डिस्क का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या बताओ, डिस्क की इस रिंग की सरकमफेरेंस है 2 पाई आर इनटू इसकी मोटाई कितनी है डी आर, है ना भाई। इसकी सरकमफेरेंस कितनी थी 2 पाई आर, और इसकी मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है डी आर। तो 2 पाई आर डी आर, ये काम हम लोग पहले कई बार कर चुके। तो यहाँ पे मैंने एरिया पुट कर दिया 2 पाई आर डी आर इंटू कोस ऑफ थीटा, इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा कोस थीटा कैसे निकालेंगे बताओ, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा एंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कोस निकालेंगे। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना बताओ मेरा एक्स है, एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज बताओ मेरा कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 पावर ये और 1 ये कितनी होगी 3/2 पावर हो गई। ये मेरे पास में क्या आ गया, स्मॉल फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, स्मॉल फ्लक्स। इस छोटी सी रिंग की वजह से, जिसका रेडियस आर है, उसकी वजह से इतना फ्लक्स आया d5। मुझे क्या चाहिए, नेट फ्लक्स चाहिए। तो नेट फ्लक्स निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालोगे बताओ, बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट चाहिए किसकी, आर की, किसकी चाहिए,
आर की लिमिट चाहिए। तो बताओ आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक करूंगा मैं, 0 टू आर। पहली जो रिंग काटूंगा वो सेंटर पे काटूंगा छोटी सी, सबसे बड़ी जो रिंग होगी वो बाहर वाली होगी ये वाली, इसकी रेडियस कितनी होगी आर होगी। तो 0 से लेके आर तक मुझे करना इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, के इंटू क्यू इंटू 2 इंटू पाई, और यहाँ पे जो आपका x है वो भी कांस्टेंट है, x को भी कांस्टेंट तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे बचेगा आर स्क्वेयर, यहाँ पे बचेगा आर डी आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू, ओके ये वाला होगा 0 टू आर, ठीक है ना ये वाला। अच्छा के की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पुट कर दूंगा क्या, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया था, ठीक है ना। टी स्क्वेयर पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, 2r dr इज इक्वल टू 2 dt होता है ना, 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, तो r dr हमारा कितना आ गया बताओ, t dt आ गया ना। पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो पुट कर दीजिए कितना आएगा बताओ, ये वाला आर डी आर की जगह कितना आएगा, टी डी टी, तो टी इंटी डी टी अपॉन में कितना आएगा, टी की पावर 3, एक टी की पावर से एक कट जाएगी तो टी की पावर 2 बचेगी नीचे, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके आर तक, ठीक है ना। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी रहेगा, कैसे करोगे इंटीग्रेट बताओ, इसको इंटीग्रेट करोगे बताओ आप, क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, -1/t, तो 1/t और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे 0 टू आर। अच्छा अभी देखो जैसे ही हमने डी आर से लिमिट को डी टी पे किया है, तो इसका मतलब लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट चेंज कैसे करते हैं बताओ, जब आपका एक्स की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, जब आर की वैल्यू 0 थी तो आपका एक्स कितना आएगा बताओ, टी के बराबर आएगा, है ना। एक्स कितना आएगा बताओ, टी के बराबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कितना आएगा, टी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी, ठीक है ना। जब आपका आर की वैल्यू 0 थी, तो स्टार्टिंग में जब आर की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो हमने क्या किया, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, टी आ गई है, ठीक है ना। ये होगी आपकी लिमिट, है ना। अच्छा उसके बाद में जब एक्स आर की वैल्यू हम लोग कैपिटल आर पुट करेंगे ना, आर की वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर पुट करेंगे, तो क्या होगा, आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक्स कितना आ जाएगा, आपका टी कितना आ जाएगा, आपका टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर का रूट, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज कर दीजिए, ये आएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर का रूट, ये लिमिट हो गई है इसकी, क्लियर। और अब माइनस का जो साइन यहाँ पे आया था, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस को रिमूव करने के लिए लिमिट को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इनटू में ऊपर कर रहा हूँ एक्स, है ना। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे आएगा क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आपका क्या, 1/x माइनस में 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और चाहो तो x को अंदर लेके चले जाओ, तो q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा 1 माइनस का x अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस डिस्क। इस डिस्क से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, अगर आपको x की वैल्यू पता हो तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, r की वैल्यू आपको गिवन होगी डिस्क की, पुट कर दोगे, और q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू आपको पता है। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तो आप इस डिस्क से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है क्या, ये वाली बात है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब इससे आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऐसे ही क्या करनी, इंटीग्रेट कर करके ही करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने को क्या करना है, आपको छोटा सा एक इस तरह से कोई ना कोई आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक छोटा टुकड़ा काट के उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, और फिर उसमें क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे कंप्लीट के लिए। क्लियर बात समझ में आई। चलो अब हमें क्या बोला इसने, अब हमें ये बोला इन्होंने कि एक सिलेंडर के लिए करना है। किसके लिए करना है, एक सिलेंडर के लिए करना है। तो मेरे पास एक सिलेंडर है, ये वाला लीजिए सिलेंडर जो है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लूँ, कैपिटल आर मान लूँ, है ना। ये वाला सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स अपने को निकालना है। इस सिलेंडर का जो सेंटर है वहाँ पे एक चार्ज रखा है कितना, क्यू, है ना। तो ये वाली इसकी क्या होगी, एक्सिस हो गई। ये लीजिए क्या करता हूँ, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लूँ, ये वाला मान लिया हमने। क्या करते हैं, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक पतली सी क्या काट लो, एक रिंग काट लो। क्या काट लो, एक पतली सी रिंग काट लेता हूँ, ठीक है ना। ये लीजिए
इस रिंग की जो मोटाई है वो कितनी मान लूँ मैं, dx मान लूँ, यानी x पे जाके dx मोटाई के क्या मान लो, रिंग काट लो, ठीक है ना। अब ये वाला जो काम है, चार्ज रखा हो किसी रिंग के सामने, तो ये वाला काम हम लोग उसके लिए पहले ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। अच्छा एक काम कीजिए, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम जानते हैं, बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर, तो चार्ज हो गया KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस कितना है, कैपिटल R, है ना, और ये डिस्टेंस कितना है बताओ, हमने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है, तो ये कितना आएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर, और रूट करेंगे, अनरूट करेंगे किसका, स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, अब तुम्हारे पास में फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। फ्लक्स से पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँ। एरिया बताओ क्या होगा इसका रिंग का, ये होगा 2 पाई कैपिटल R इंटू DX, है ना, 2 पाई R इंटू DX, है ना। 2 पाई R तो क्या है, उसकी सरकमफेरेंस हो गई, और मोटाई कितनी मानी है, DX, पिछले वाले में DR मानी थी, तो 2 पाई R DX हो गई, बिल्कुल बढ़िया। एंगल के बारे में और देखो एक बार, ये वाला क्या है मेरे पास में, एंगल गिवन है ना भाई। नॉर्मल का जो वेक्टर वो कहाँ पे आएगा बताओ, इस बार ऊपर की साइड में। भाई पतली सी जो रिंग है, उस रिंग के लिए आपका नॉर्मल वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की साइड में आएगा, है ना। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाला, तो एंगल थीटा कितना हो गया, ये वाला, तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा बताओ, थीटा होगा। इस बार थीटा आपका ये वाला है, नीचे वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाने के लिए बनाऊं, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल वेक्टर है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है आपका रेडियस R हो गई है, ठीक है ना, और ये मेरा चार्ज हो गया Q। तो ये डिस्टेंस x है, ये आपका R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट है, और ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। क्लियर बात समझ में आई। तो मुझे एरिया भी पता चल गया, मुझे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गया, तो फ्लक्स निकालना तो बहुत आसान है। फ्लक्स निकाल दीजिए, क्या होगा, E डॉट ds, है ना, तो आपका K इंटू क्यू अपॉन में x स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर इंटू एरिया कितना है, 2 पाई R इंटू DX इंटू कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा यहाँ से बताओ, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस कौन हमारा R है, तो R अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना बताओ, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, एक पावर ऑलरेडी है, 1/2 पावर मिलकर कितनी होगी, 3/2। ये काम हम लोग सब पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाने के लिए देखो यहाँ पे लिमिट बताते हैं क्या आएगी, d के ऊपर अगर लिमिट लगाएंगे तो मेरी लिमिट लगेगी -L/2 से L/2 तक। ऐसा क्यों, सिलेंडर की जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी मान लीजिए, L मान लीजिए, और पहला जो एलिमेंट है वो मैं इस वाले पॉइंट से चार्ज से इधर काटूंगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स काटते जाऊंगा, और एक बार लेफ्ट साइड में। इसका मतलब मेरी जो लिमिट होगी वो -L/2 से लेकर +L/2 तक, यानी एक इंक्रीज होगी तो एक डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो लिमिट लगा दीजिए बस, अब तो कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। K की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q 2 पाई और आपका R स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। यहाँ पे आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं आपको, 0 से माइनस का L/2 से लेके प्लस का L/2 तक अपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये ले दिया आपने पीछे dx, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका कुछ भी नहीं है, सो आपका प्योर जो है मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। देखते हैं आपको कितने अच्छे से इंटीग्रेशन आता है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, इसको सोल्व कैसे करना है आपको, ठीक है ना। जब भी आप मैथ में पढ़ते हो और ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको पता है, अच्छा मैं 2 पाई से 2 पाई काट दूँ, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास बचेगा -L/2 से +L/2, और R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, क्या करना है आपको, जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप R tan थीटा पुट कर दीजिए। ऐसे इंटीग्रेशन आपने मैथ में करे होंगे, x की जगह R tan थीटा पुट कर दीजिए, उसके बाद में कर दीजिए इसको क्या, इंटीग्रेट, क्योंकि आपका R है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पड़ा रहेगा। अपने को तो 1 अपॉन में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन हमने बहुत बार सीखा है मैथ में। x की जगह R tan थीटा पुट कर दीजिए, ऊपर आपका कितना आ जाएगा, R सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, फिर उसके बाद में नीचे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था सिलेंडर के लिए क्या निकालना, सिलेंडर के लिए क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। तरीका समझ लो, कैसे एलिमेंट कट करना है, कैसे एरिया निकालना है और पुट करना है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में हम लोग करते हैं सबसे इजी चीज, ठीक है ना, सबसे आसान चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, आपका स्फीयर आ गया आपका। ये लीजिए भी, हमारे पास एक स्फीयर है। ये पूछ रहा है कि स्फीयर जो है उसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, क्या रखा हुआ है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। जब सेंटर पे चार्ज रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो हो नहीं सकता, ये तो हमने बताया था।
जब अंदर चार्ज रखा होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब वो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये पूछ रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फीयर के अंदर से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालना अपने को। तो देखो कितना आसान होगा, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, इस स्फीयर का रेडियस मान लीजिए r। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले स्फीयर के लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, के क्यू अपॉन में कितना आएगा r का स्क्वायर। स्फीयरिकल बॉडी के लिए, स्फीयर के लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है r और चार्ज भी सेम है, तो के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। फ्लक्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा एरिया बताओ कितना है इसका, एरिया तो आपको पता ही है 4 पाई r स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो आपको फ्लक्स निकाल दोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन में r स्क्वायर इंटू आपका 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और साथ में कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस ऑफ क्या आएगा 0 डिग्री, कोस ऑफ क्या आएगा 0 डिग्री। एक्चुअल में क्या करते हैं, वैसे तो हम लोग छोटा सा जो एरिया है उस एरिया के लिए निकालते हैं, छोटा एरिया क्या होगा आपका, उसको डी ए मान लेंगे पहले, ठीक है ना, और यहाँ पे पुट करते हैं डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पुट करते हैं क्या डी ए और कोस ऑफ 0 डिग्री। भाई यहाँ पे हर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स के लिए आप देखोगे कि एंगल जो है नॉर्मल का वो हमेशा बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा बाहर की तरफ होगा, तो एंगल सभी के लिए 0 डिग्री होगा। तो कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। एरिया का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट एरिया, वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको स्फीयर देख के लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने डिस्क के लिए किया तो इंटीग्रेशन करना पड़ा था, फिर हमने रिंग के लिए किया इंटीग्रेशन करना पड़ा, फिर हम लोग सिलेंडर के लिए किया तो हमने फिर इंटीग्रेशन करना पड़ा। जब स्फीयर का नंबर आया तो हमें सोचा कि स्फीयर के लिए तो इंटीग्रेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको फिर रिंग काटनी पड़ती है, वो करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा क्या हो गया कि स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट होएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होगा तो मेरे लिए काम आसान हो गया, मेरा आंसर बड़ी जल्दी आ गया। अच्छा अब इस रिजल्ट को हम लोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो आप इस रिजल्ट के अंदर जो फ्लक्स आया है स्फीयर का, वो आपका स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं इस चार्ज के लिए अगर मैं थोड़ा छोटा स्फीयर मान लेता, कैसा स्फीयर मान लेता भाई, थोड़ा छोटा स्फीयर मान लेता जिसकी रेडियस कितनी होती r/2 होती, तो मुझे बताओ कि इस छोटे वाले स्फीयर के लिए नेट फ्लक्स कितना होता, तो मेरा आंसर होता q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मेरा जो फ्लक्स है वो आपका r पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द सरफेस, सरफेस के साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो चार्ज जो है वो उस एरिया के अंदर आना चाहिए, वो जो चार्ज जो मैंने बोला है वो चार्ज उस सरफेस के अंदर आना चाहिए। अगर सरफेस के बाहर चार्ज होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए तो आपका नेट फ्लक्स 0 आएगा। लेकिन अगर चार्ज अगर सरफेस के अंदर है तो चाहे वो कहीं भी रखा हो सरफेस के अंदर, वो सरफेस चाहे कैसा भी हो, अगर ऐसा नहीं कि स्फेरिकली सरफेस हो, अगर वो सरफेस आपका थोड़ा बहुत इस तरह की शेप का होता तो भी उस स्फीयर के अंदर रखे जाने वाले चार्ज की साइज के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, इनडिपेंडेंट टू द रेडियस और साइज। इसका मतलब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर उसके अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, तो उसके लिए नेट जो फ्लक्स है आउटवर्ड वो कितना आएगा आपका, हमेशा ही क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अगर मेरे पास में, अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मेरे पास में क्यूब है, मेरे पास में क्या है, एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर जो है एक चार्ज रखा है, क्या रखा है कि चार्ज कितना प्लस क्यू का चार्ज रखा है। बताओ इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि कैसा भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर चार्ज अगर रखा हुआ है, वो चाहे कहीं भी रखा हो, उस चार्ज के लिए आपका फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी इनडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ। सर्कल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, सभी के लिए नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग जो है इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है बोला करते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो अब इससे हम लोगों को जो है एक और काम की बात पता चली, वो काम की बात कौन सी है, देखो मेरे पास में इस तरह का कोई एरिया दे दिया मैंने, क्लोज सरफेस, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है आपका, यहाँ पे चार्ज लिखा मैंने कितना, Q1,
यहाँ पे चार्ज मैंने लिखा Q2 और यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q3। टोटल कितने चार्ज लिखे मैंने? 3 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3। पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स बताओ, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना। अच्छा चार्ज जो है यहाँ पे कितना है? Q1 प्लस Q2। कितना है? Q1 प्लस Q2। क्या मैं Q3 भी लिखूं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला है जो ये बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स जो है वो कितना आएगा? नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। ये जो चार्ज है ये इनक्लोज्ड है, मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। इस सरफेस के अंदर मैं चार्ज देखूं तो कितना है? Q1 प्लस Q2। क्या Q3 इसके अंदर है? नहीं। अगर कोई भी चार्ज सरफेस के ऊपर है या सरफेस के बाहर है तो मुझे उसको काउंट नहीं करना, मुझे केवल इनसाइड वाले चार्ज को कंसिडर करना है। वो आपका टोटल नेट चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अच्छा ये वाला बताओ, इसके लिए मैंने लिखा माइनस का Q1 प्लस का Q2। बताओ यहाँ पे Q3 बताओ नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा? Q2 माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नोट, Q2 बाई Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के लिए नेट फ्लक्स आउटवर्ड आएगा, नेगेटिव के लिए नेट फ्लक्स इनवर्ड आएगा। इनवर्ड वाला लेस हो जाएगा, आउटवर्ड वाला ऐड हो जाएगा, बाहर वाले का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है यहाँ से अपने को मिला, गोज लॉ की जो मतलब ओरिजिन है गोज लॉ का वो यहीं से स्टार्ट होता है। गोज लॉ जो यहीं से बन के आया था कि अगर हमको एक बात का पता चल गया है कि भी किसी भी क्लोज लूप के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, चाहे वो आपका रेक्ट स्क्वायर हो, आपका चाहे वो क्यूब हो, कैसा भी हो, मतलब स्क्वायर नहीं मतलब आपका स्फीयर हो, क्यूब हो, सॉलिड सिलेंडर हो और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस। उसके लिए नेट फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, मतलब कितना उसका चार्ज है, कितना उसका एप्सिलॉन नोट उसका क्या है? कांस्टेंट है। अगर वो मीडियम में रखा है तो फिर मीडियम के लिए आ जाएगा। ये कहानी आपको नहीं बताऊंगा, पीछे आपने पढ़ ली है पहले ही, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे एक अच्छी चीज यहाँ पे सीखी। अब इसने बोला कि जो नेट जो फ्लक्स है, भाई जो नेट जो फ्लक्स है वो मेरा, वो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बताओ? E डॉट डी ए। क्या लिखा था? E डॉट डी, E डॉट ए लिख देता हूँ यहाँ पे, E डॉट ए इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। इसी को मैंने क्या बोला था बताओ? फ्लक्स बोला था कि नहीं बोला था? जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? E डॉट ए यानी E ए कोस ऑफ थीटा ओवर ए क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आएगा? E डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना। ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसी को मैं बोलता हूँ आपका गोज लॉ। क्या बोलता हूँ? गोज लॉ। जो फेमस आपका गोज लॉ जो है वो आपका यहाँ से जनरेट हुआ था, ठीक है ना, उसी का प्रूफ है ये, ठीक है ना, वहीं से यहीं से निकल के आया था ये वाला। तो इसको बोलते हैं फाई इज इक्वल टू E डॉट ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, तो ये निकाल सकते हो फ्लक्स, चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज दे रखा है आपको तो क्या निकाल सकते हो? फ्लक्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। सब चीजें हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका प्रूफ। आगे बात समझ में चले क्या? तो ये था। अब जो है हम लोग जो है आगे जो है कुछ और इलस्ट्रेशंस जो आगे करेंगे, कुछ आगे की प्रॉब्लम्स जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और अच्छी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।